बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में समझा कि किस तरह से जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं यानी संरक्षी बल जो होते हैं उनके द्वारा या उनके अगेंस्ट, उनके विपरीत किया गया कार्य जो है वो पाथ पर निर्भर नहीं करता, केवल निकाय जिस पर कार्य किया जा रहा है या जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, इन बलों के विरुद्ध उनकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। इस तरह से हमने जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको संरक्षी बल सिद्ध करके दिखाया था और उसमें दिखाया था कि एक वस्तु पृथ्वी तल पर है और उसको एक किसी निश्चित बिंदु तक ले जाया जा रहा है दो अलग अलग रास्तों से, लेकिन दोनों स्थितियों में रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन ले जाने में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य रास्तों के पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। संरक्षी बलों के बारे में जो है ये सिद्ध करने को आता है कि सिद्ध करो कि गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है ना, और जो असंरक्षी बल होते हैं उनके विरुद्ध या उनके द्वारा किया गया कार्य जो है वो पथ पर निर्भर करता है। जैसे कि घर्षण बल है, घर्षण बल के विरुद्ध या घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करेगा। तो उम्मीद है आपने वहां से ये सब बातें समझी होंगी। और जो आज का वीडियो है वो एकदम से आसान है और इंपॉर्टेंट भी बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसमें संघट्ट का, कोलिजन का जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको समझना है और तैयार करना है, प्रैक्टिस करनी है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं पहला एक आसान सा टॉपिक जिसमें कि हम गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध स्थापित करेंगे। इस संबंध पर आधारित न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं या सीधा संबंध भी पूछा जा सकता है। गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध, तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो माना यम द्रव्यमान की वस्तु वेग v से गतिमान है, अतः वस्तु का संवेग क्या होगा? संवेग को हम P से निरूपित करते हैं। P बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, ठीक है। अब इससे V का मान निकाल दिया, V बराबर हो गया P बटे M। गतिज ऊर्जा क्या होगी वस्तु की? गतिज ऊर्जा के E बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। यहां पर इस समीकरण में V का मान रख दीजिए तो हमें ये रिलेशन पता लग जाएगा काइनेटिक एनर्जी और संवेग का। देखिए m और V की जगह पर क्या रखेंगे? P/m रखेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 1/2m p² बटे m²। तो ये देखिए m कट जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगी p² बटे 2m। ये रिलेशन है गतिज ऊर्जा और संवेग में। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो होती है वो द्रव्यमान और संवेग में इस तरह से आपस में जो है संबंधित होती है। इस पर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं या कोई दूसरा तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम अगली बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कहें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बारे में आपने पहले भी 9th क्लास में ही पढ़ा होगा। वो क्या होता है कि किसी ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, न तो उत्पन्न होती है, उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो जाता है। जैसे कोयले में ऊर्जा है, यदि कोयले को जलाया
तो वो ऊर्जा, कोयले में जो रासायनिक ऊर्जा है वो उष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। अब हम घरों में बल्ब जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा है, वो प्रकाश ऊर्जा और सूक्ष्म रूप से उष्मीय ऊर्जा में बदलती है। तो इस तरह से किसी निकाय की ऊर्जा जो होती है वो संरक्षित रहती है, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो जाता है। यह है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। या कहें यदि किसी निकाय में यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब उसके अंदर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है, तो उस निकाय की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो कि यांत्रिक ऊर्जा होती है वो नियत रहता है। अर्थात यदि मान लिया उस निकाय की गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो स्थितिज ऊर्जा उसी अनुपात में घटती है। इसी तरह से इसका उल्टा भी पॉसिबल है, मतलब यदि उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा घटेगी। उदाहरण के लिए यदि हमने किसी वस्तु को ऊंचाई पर रखा है, यदि हम उसको गिरा दें धीरे से, ऊंचाई पे रखा है इसका मतलब उसमें स्थितिज ऊर्जा है, गति कर नहीं रही, रखी है तो वेग शून्य है, तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा तो है नहीं। जैसे ही गिराया उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई घटने लगी तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। साथ में क्या हो रहा है, उसका वेग लगातार बढ़ रहा है, जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आ रही है वेग बढ़ता चला जा रहा है, यानी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। इस तरह से जब वस्तु नीचे की तरफ, पृथ्वी की तरफ आ रही है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार घट रही होती है और उसी अनुपात में उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। इसको हम मैथमेटिकली भी सिद्ध करके दिखाएंगे, एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो यहां पर मैंने नोट कर रखा है कि इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण ही संभव है। किसी निकाय की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है, यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है कुल यांत्रिक ऊर्जा जो कि नियत रहती है, के काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पी बराबर होता है ई। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, ये हमें याद रखना है, और स्थितिज ऊर्जा का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। स्थितिज ऊर्जा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह से हो सकती है, गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक ही रहती है। अब हम बात करेंगे जो अभी कह रहे थे कि मुक्त रूप से गिरते पिंड की ऊर्जा संरक्षित रहती है। ये जो हेडिंग पड़ी हुई है, मुक्त रूप से गिरते पिंड की स्थितिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, ये परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है और हम इससे ये भी समझ सकते हैं कि किस तरह से एक ऊर्जा का दूसरे ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा होता है। तो देखिए हेडिंग डाल लीजिए क्या कि मुक्त रूप से गिरते पिंड का ऊर्जा संरक्षण, मुक्त रूप से गिरते पिंड की ऊर्जा संरक्षित रहती है, ये बात हम सिद्ध करके दिखाएंगे। यानी जो उसकी यांत्रिक ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है। देखिए ये कोई यहाँ पर हम वस्तु ले रहे हैं, ए बिंदु पर रखी हुई है जिसका द्रव्यमान m है, ये नीचे गिराई जाएगी, बी बिंदु पर आ जाएगी और फिर पृथ्वी तल पर आ जाएगी। ये पृथ्वी तल है, सी बिंदु पृथ्वी तल पर है। माना कोई पिंड जिसका द्रव्यमान m है, पृथ्वी तल से ऊंचाई h पर स्थित बिंदु
ए पर रखी है का मतलब उसका वेग जो है शून्य है। इसलिए देखिए ये ऊंचाई हमारी जो है इसकी ये h है। तो जब बिंदु ए पर वस्तु होगी तो केवल इसमें स्थितिज ऊर्जा ही होगी। बिंदु ए पर क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा जो होगी, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? जितनी पृथ्वी की तल से ऊंचाई है उसके हिसाब से। तो ये हो जाएगी mgh के बराबर। और जो गतिज ऊर्जा है, क्योंकि वेग शून्य है इसलिए गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। तो कुल ऊर्जा जो है, या कहें यांत्रिक ऊर्जा कहें या कुल ऊर्जा कहें, कुल ऊर्जा बराबर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी P प्लस K काइनेटिक एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी mgh है और प्लस काइनेटिक एनर्जी शून्य है। तो कुल ऊर्जा हम इसको U लिख दे रहे हैं, U बराबर हो गया mgh। तो बिंदु ए पर जब वस्तु है तो उसकी ऊर्जा कितनी है? यहां पर ऊर्जा कितनी है? mgh है। अब वस्तु को ए से गिरा दिया जाता है, फेंका नहीं जाता, गिरा दिया जाता है और किसी बिंदु बी पर आती है। जब वो रुकती नहीं, लगातार चल रही है, मान लिया बी बिंदु पर पहुंचती है। ये बिंदु बी जो है वो पृथ्वी तल से h-x दूरी पर है। ऊपर से जो है ए बिंदु से बी बिंदु की दूरी x है, क्योंकि पूरी ऊंचाई h है तो इसलिए BC दूरी जो होगी वो h-x हो जाएगी। अब पिंड को नीचे गिराया जाता है और वह x दूरी चलकर बिंदु B पर पहुंचती है। अब बिंदु B पर जब पहुंची है तो यहां पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा क्या होगी, है ना? तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो पृथ्वी तल से ऊंचाई के आधार पर निकाली जाती है। बिंदु B पर वस्तु जब पहुंची तो उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी है? h-x। तो बिंदु B पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बिंदु B पर स्थितिज ऊर्जा पहले निकालते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी mg, और पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी है? h-x है। h-x इतनी जो हो जाएगी उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। गतिज ऊर्जा निकालने के लिए बिंदु P पर वेग पता करना पड़ेगा। x दूरी गिरने के बाद उसका वेग कितना हो जाएगा? देखिए प्रारंभिक वेग शून्य है, यहां पर ए पर u शून्य है। तो तीसरी समीकरण लगाएं, गति की तीसरी समीकरण, क्योंकि जब तक हमें बिंदु B पर वेग नहीं मालूम तो गतिज ऊर्जा कैसे निकाल पाएंगे, है ना? तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बिंदु B पर वेग निकालना है तो तीसरी समीकरण का प्रयोग करेंगे। b² बराबर हो जाएगा u² प्लस 2g's, और s की जगह पर हमारा x आ जाएगा, u शून्य हो जाएगा। तो b² बराबर हो जाएगा 0 प्लस 2gx। तो b² का मान हो गया 2gx। हमें b² ही चाहिए, क्योंकि गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो उसमें b² चाहिए। इसलिए गतिज ऊर्जा जो होगी, ऊर्जा बराबर हो जाएगी हाफ mv² बराबर हो गई 1/2 m, और ये देखिए 2gx है, गुणा 2gx, 2 से 2 कट गया। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी आ गई, कितनी आ गई है? mgx आ गई। अब बिंदु B पर कुल ऊर्जा निकाल लीजिए। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग करिए। बिंदु B पर कुल ऊर्जा U बराबर हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, है ना? तो स्थितिज ऊर्जा का मान हमने देखो निकाला था, वो आया था कितना? mg,
और H माइनस एक्स, ये स्थितिज ऊर्जा थी। गतिज ऊर्जा का मान आया है mgx, है ना। स्थितिज ऊर्जा इतनी आई थी, गतिज ऊर्जा ये आई थी। तो अब इसको समीकरण खोल दीजिए, mgh माइनस mgx प्लस mgx, देखिए ये कट गया तो u बराबर आ गई mgh। तो बिंदु B पर जब वस्तु पहुंची तो भी उसकी कुल ऊर्जा जो है mgh ही रही। बिंदु A पर mgh थी, बिंदु B पर जब पहुंची तो mgh रही। अब बिंदु C पर वस्तु को पहुंचाइए, जब वस्तु पृथ्वी तल के बिंदु C पर पहुंचती है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, पृथ्वी तल से ऊंचाई शून्य हो गई है तो H का मान हो गया शून्य। तो बिंदु C पर जो है स्थितिज ऊर्जा जो है ऊर्जा बराबर हो जाएगी mg गुणा शून्य, बराबर हो गया शून्य के। स्थितिज ऊर्जा शून्य हो गई है क्योंकि पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई शून्य हो गई है। अब हम वेग निकाल लें, ये वस्तु पृथ्वी तल पर पहुंची, h दूरी चलने के बाद पृथ्वी तल पर पहुंच रही है तो वहां पर वेग कितना हो जाएगा, फिर से तीसरी समीकरण लगाएंगे और u, क्योंकि वो अब हम वस्तु को a बिंदु से ही चलता हुआ मान रहे हैं और चली थी और वो C बिंदु पर पहुंची है तो प्रारंभिक वेग शून्य लेंगे हम। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g h या 2gs लिख देते हैं। v स्क्वायर बराबर हो गया शून्य प्लस 2g और ये s का मान h हो गया तो v स्क्वायर बराबर हो गया 2gh। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ऊर्जा हाफ m v स्क्वायर है तो हाफ m और v स्क्वायर का मान देखिए ये लिखा हुआ है 2gh तो 2 से 2 कट गया तो गतिज ऊर्जा आ गई mgh। अब कुल ऊर्जा निकाल लीजिए बिंदु C पर, है ना। स्थितिज ऊर्जा शून्य है, गतिज ऊर्जा mgh है तो बिंदु C पर कुल ऊर्जा, बिंदु C पर कुल ऊर्जा बराबर हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, है ना। स्थितिज ऊर्जा शून्य हो गई थी, गतिज ऊर्जा का मान mgh आया है तो कुल ऊर्जा u बराबर हो गई mgh, ये हो गई समीकरण 3। तो इस तरह से हमने देखा कि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग जो है समान रहता है। A बिंदु पर mgh थी कुल ऊर्जा, B बिंदु पर भी कुल ऊर्जा mgh है समीकरण 2 से, और समीकरण 3 से भी हमने देखा कि जब वस्तु बिंदु C पर पहुंचती है तो उसकी कुल ऊर्जा mgh ही रहती है। अतः समीकरण 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि मुक्त रूप से गिरते पिंड की ऊर्जा संरक्षित रहती है। यानी यहां पर ऊर्जा संरक्षण का नियम लग रहा है। जितनी ऊर्जा बिंदु ए पर है उतनी ऊर्जा बी पर है, उतनी ही ऊर्जा सी पर है। ऊर्जा बस पिंड की ऊर्जा कहें या वस्तु की ऊर्जा जो है संरक्षित रहती है, ये बात सिद्ध हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संघट्ट का, यानी कोलिजन का। जब वस्तुएं टकराती हैं आपस में तो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तैयार करना है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और हम यहां पर यह भी सीखेंगे कि जो दैनिक जीवन में टक्करें हम देखते हैं उसको और इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को तुलना करेंगे, पाएंगे कि जो रियल लाइफ में टक्करें होती हैं वही कुछ रिजल्ट यहां भी हमें मिल जा रहा है ना। तो कोलिजन या संघट्ट क्या होता है, देखिए अक्सर क्या होता है, टकराती ज्यादातर केस में दो
वस्तुएं ही टकराती हैं। वैसे तो दो या दो से अधिक जब वस्तुएं आपस में टकराती हैं या अंतः क्रिया करती हैं, इंटरेक्शन होता है, तो क्या होता है कि इसी घटना को हम टक्कर कहेंगे, संघट्ट कहेंगे। भाई जब कोई दो वस्तुएं आपस में इंटरेक्ट करती हैं, अंतः क्रिया करती हैं, तो होता क्या है? होता है कि उनके वेग में और उसके पथ में मात्रात्मक परिवर्तन हो जाता है। तो यदि ऐसा हो रहा है तो इस घटना को हम संघट्ट या कोलिजन कहेंगे। मात्रात्मक परिवर्तन का मतलब है कि उनके वेगों में परिवर्तन होता है, वेगों के परिणामों में परिवर्तन होता है और दिशाएं भी बदल जाती हैं, बदल सकती हैं। तो इसी घटना को, इसमें दो या दो से अधिक पिंड आपस में अंतः क्रिया करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं के वेग और पथ में मात्रात्मक जो परिवर्तन होता है उसी को हम संघट्ट कहते हैं। ज्यादातर वस्तुएं जो हैं, ज्यादातर घटनाओं में क्या होता है, दो वस्तुएं टकराती हैं, तो हम दो वस्तुओं को की टक्कर को लेते हुए इस बात को पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो टक्करें जो है, जो हमारे सिलेबस में है, उसी के अकॉर्डिंग टक्करें दो तरह की हो सकती हैं। नंबर एक जो हमने नोट कर रखा, देखिए अब हम इसको डिटेल में यहां डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद यहां पर आ जाइए जो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, है ना। एक होती है प्रत्यास्थ संघट्ट, दूसरी होती है अप्रत्यास्थ संघट्ट। पहले प्रत्यास्थ संघट्ट के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होती है? प्रत्यास्थ संघट्ट इलास्टिक कोलिजन, वह संघट्ट जिसमें संघट्ट करने वाले पिंडों का संवेग तथा गतिज ऊर्जा नियत रहती है, उसे प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। तो यहां पर जो पिंड हैं या वस्तुएं हैं वो संघट्ट करती हैं, टकराती हैं आपस में, और टकराने के बाद और टकराने के पहले के उनके संवेगों का योग नियत रहता है। यानी जितना संवेग वस्तुओं का टक्कर से पहले था उतना ही टक्कर के बाद भी रहता है। दूसरी बात है, उन पिंडों की गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है, नियत रहती है। यानी टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा का योग बराबर होता है टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा का योग। हालांकि देखिए, कोई भी संघट्ट हो, कोई भी कोलिजन हो, कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, लेकिन इन प्रत्यास्थ संघट्टों में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। इन जनरल कोई भी संघट्ट होगा उस तो संघट्टों में कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी, क्योंकि वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है कि ऊर्जा न तो नष्ट होती है ना उत्पन्न होती है। वो तो हुई कुल ऊर्जा की बात, गतिज ऊर्जा तो उससे अलग है ना। तो इस प्रकार के संघट्टों में टकराने वाले पिंडों की गतिज ऊर्जा नियत रहती है। आगे बढ़ते हैं, अप्रत्यास्थ संघट्ट की बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाली हेडिंग लेते हैं, एक विमीय तल में प्रत्यास्थ संघट्ट, या टक्कर लिख सकते हैं। यह है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इंग्लिश में मैंने यहां लिख रखा है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि माना दो पिंड A तथा B
जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 है। ये एक विमीय है, वन डायमेंशन है, मतलब एक ही सीधी रेखा में वस्तुएं गति करेंगी, इसलिए हम यहां पर वेक्टर का प्रयोग नहीं करेंगे। हालांकि वेक्टर दिमाग में रखेंगे कि संवेग एक सदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है। तो जब संवेग सदिश राशि है तो वेग सदिश राशि होने की वजह से तो वेगों को दिशा में ध्यान में रखते हुए भी बात करेंगे हम, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जो है प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं कि वेग जो है सदिश राशि है ना, उस पर एरो नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्रमशः m1 और m2 हैं, ये पिंड एक सीधी रेखा में क्रमशः u1 तथा u2 वेग से गतिमान हैं, और यहां पर u1 बड़ा है u2 से, ये भी ध्यान रखना है, तभी तो टक्कर होगी। पीछे वाला पिंड तेज चल रहा है, आगे जाने वाला स्लो चल रहा है ना। किसी क्षण वे आपस में टकराते हैं, जिससे टक्कर के पश्चात उनके वेग क्रमशः v1 तथा v2 हो जाते हैं। चित्र द्वारा देखिए ये वस्तु A है, द्रव्यमान m1 है, ये u1 वेग से गतिमान है। उसी सीध में दूसरी वस्तु B है जो कि जिसका कि द्रव्यमान m2 है, ये u2 वेग से गतिमान है। अब मान लिया इनकी टक्कर हो गई, क्योंकि ये वेग ज्यादा वेग है पहले वाली का, दूसरी स्लो है, इसलिए ये आपस में टकरा जाते हैं। टक्कर हो गई। अब टक्कर के पश्चात ये फिर से उसी रेखा में गतिमान रहेंगे, ऐसा माना जा रहा है। अच्छा, जरूरी नहीं है, लेकिन हम यहां पर मान रहे हैं कि वस्तुएं जो हैं उसी रेखा में, पिंड जो हैं उसी रेखा में गतिमान हैं, और उनके वेग बदल गए हैं। अब ये पहले वाला v1 वेग से चलने लगा है, और दूसरा वाला जो है m2 है वो v2 वेग से चलने लगा है। क्लियर है? m1 u1 वेग से चल रहा है, m2 u2 वेग से चल रहा है। नाम इनके a और b हैं। टकरा गए, टकराने के बाद पुनः वो उसी दिशा में चलने लगे। अब उनके वेग जो है v1 क्रमशः v1 और v2 हो गए हैं। ये सिचुएशन है। अब हम यहां पर संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे। अतः संवेग संरक्षण, या हम लिखें कि चूंकि टक्कर जो है पूर्णतया प्रत्यास्थ है, अतः पिंडों के संवेग नियत रहेंगे या संरक्षित रहेंगे। मतलब देखिए, टक्कर कोई भी हो, चाहे प्रत्यास्थ हो चाहे अप्रत्यास्थ हो, संवेग दोनों केसेस में संरक्षित रहेंगे, प्रत्यास्थ में भी अप्रत्यास्थ में। और प्रत्यास्थ में गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी, अप्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। बस इसको हमें ध्यान में रखना है। तो क्योंकि टक्कर जो है पूर्णतया प्रत्यास्थ है, अतः पिंडों के संवेग संरक्षित रहेंगे। मतलब उनका प्रारंभिक संवेग, पिंडों का प्रारंभिक संवेग का योग बराबर होगा पिंडों के का संवेगों का योग टक्कर के बाद। मतलब देखिए m1 u1
पहले पिंड का संवेग प्लस m2 u2 दूसरे पिंड का संवेग बराबर होगा m1 v1 पहले पिंड का टक्कर के बाद का संवेग प्लस m2 v2 दूसरे पिंड पे का टक्कर के बाद का संवेग। समीकरण इसमें इसको हम 1 डालें, ठीक है ना। अब हम m1 वाले टर्म को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा m1 u1 माइनस m1 v1 बराबर हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए तो m2 v2 माइनस m2 u2। तो यहां देखिए m1 कॉमन लेंगे, m1 कॉमन लिया तो ये हो गया u1 माइनस v1 बराबर हो गया m2 कॉमन ले लिया यहां पर v2 माइनस u2। ये समीकरण 2। क्योंकि संघट्ट जो है प्रत्यास्थ है, अतः पिंडों की गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी, नियत रहेगी, कुछ भी लिख सकते हैं, संरक्षित रहेगी। तो टक्कर से पहले पिंडों की कुल जो है गतिज ऊर्जा कितनी थी वो लिखिए, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर टक्कर के बाद पिंडों की कुल गतिज ऊर्जा m1 v1 स्क्वायर प्लस m1/2 m2 v2 स्क्वायर। जैसे इसमें किया था कि m1 वाला टर्म एक तरफ किए थे, यहां भी वही काम करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 m1 u1 का वर्ग माइनस 1/2 m1 v1 का वर्ग बराबर हो जाएगा 1/2 m2 v2 का वर्ग माइनस 1/2 m2 u2 का वर्ग। ये वाला टर्म इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया है, ये वाला m1 वाले टर्म एक तरफ कर दिए, m2 वाले दूसरी तरफ कर दिए। अब यहां पर देखिए 1/2 m1 कॉमन है तो u1 का वर्ग माइनस v1 का वर्ग आ गया। यहां भी 1/2 m2 कॉमन है तो ये हो जाएगा v2 का वर्ग माइनस u2 का वर्ग। अब देखिए 1/2 कट जा रहा है, ठीक है। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करना आना चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। मतलब a1 गुणनखंड किया हमने u1 माइनस b1 u1 प्लस b1 बराबर हो गया m2 b। इधर भी वही काम करेंगे, गुणनखंड कर दीजिए b2 माइनस u2 और b2 प्लस u2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। इस तरह से हमने इसकी गुणा कर ली और इसको हमने लिख दिया समीकरण 2, ठीक है ना। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देंगे। देखिए जो हमारी पहली समीकरण थी वो हम नोट कर ले रहे हैं, जो हम बाद में भी प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 थी m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर है m1 v1 प्लस m2 v2। ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 जो है ये लिखी हुई है ना, हालांकि इसका प्रयोग नहीं होगा, लिख देते हैं m1 u1 माइनस v1 बराबर है m2 v2 माइनस u2। ये समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दीजिए। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर तो इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रख देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा, देखिए m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 बटे m1 u1 माइनस v1 बराबर हो जाएगा, इसको ऊपर रखिए m2 v2 माइनस u2 v2 प्लस u2 बटे m2 v2 माइनस u2। देखिए यहां पर m1 से m1 कट गया, m2 से m2 कट गया। ये हमारा है u1 माइनस v1 और नीचे भी u1, ये भी कट गया।
इसी तरह से ये B2 U2 है, ये भी B2 ये भी कट गया। क्या बचा? ये बचा हमारे पास U1 प्लस B1 बराबर हो गया B2 प्लस U2। अब इसमें हम क्या करेंगे कि U2 को इधर ले आएंगे, तो U1 माइनस U2 बराबर हो गया B2 माइनस B1, या कहें माइनस का B1 माइनस B2 हो गया। ये यहां तक भी परीक्षा में पूछा जाता है, यहां तक भी ये परीक्षा में पूछा जाता है। और ये समीकरण हमारी जो है दो हो गई हैं। अब तीसरी समीकरण हमें प्राप्त हो गई है ना। तीसरी समीकरण जो प्राप्त हुई है, तीसरी समीकरण को हम यहां दोबारा लिख दे रहे हैं। क्या है? U1 माइनस U2 बराबर है B2 माइनस B1। इसको हमने तीसरी समीकरण लिखा है, हालांकि हमने उसको आगे माइनस B1 माइनस B2 किसी खास पर्पज के लिए लिखा है। और यहां पर क्या रिजल्ट निकला वो देखना है। रिजल्ट क्या निकला? U1 माइनस U2, यानी ये क्या है? पहली वस्तु का वेग दूसरे के सापेक्ष, पहली वस्तु का वेग, पहले पिंड का वेग दूसरे के सापेक्ष, और यहां पर है दूसरे पिंड का वेग पहले के सापेक्ष। या ऋणात्मक लगा दें तो फिर ये जो है पहले माइनस साइन का साथ लगा दें तो पहले पिंड का सापेक्ष वेग, अपेक्षित वेग दूसरे के सापेक्ष। तो यहां पर क्या है, जब शुरुआत में क्योंकि U1 बड़ा था U2 से, इसलिए वो लगातार पिंड एक दूसरे से पास आ रहे थे, और बाद में टक्कर के बाद अब ऐसा लग रहा है कि वो अब दूर एक दूसरे से जा रहे हैं। ये भी अपेक्षित वेग ही तो है, पहले पास जा रहे थे, अब जो है टक्कर के बाद वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो ये टक्कर के पहले का अपेक्षित वेग है, ये टक्कर के बाद का अपेक्षित वेग है। यहां पर लिखा है टक्कर के बाद का अपेक्षित वेग ऋण चिन्ह के साथ, मतलब उसकी दिशा बदल गई है अपेक्षित वेग की। तो इसका जो निष्कर्ष निकला है वो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है निष्कर्ष। इसके बाद यहां पर के बाद हम निष्कर्ष निकाल करके लिख देंगे, और वो निष्कर्ष हमने लिख रखा है, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं। अतः क्या होता है? पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट में आपेक्षिक वेगों के परिणाम के परिमाण मैग्नीट्यूड अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। अपेक्षित वेग जो शुरू में थे, यानी टक्कर के पहले अपेक्षित वेग जो थे, जो अपेक्षित वेगों का मान था, वही टक्कर के बाद भी अपेक्षित वेगों का मान है। लेकिन हमने देखा कि यहां पर टक्कर से पहले पहली वस्तु का वेग माइनस दूसरी वस्तु का वेग लगाया गया है, लेकिन रिजल्ट जो आया था वो दूसरी वस्तु का वेग पहले आया था और पहली वस्तु का वेग बाद में आया था। तो इसको हमने ऋण चिन्ह के साथ जब कर दिया तो पहली वस्तु का वेग पहले आ गया माइनस दूसरी वस्तु का वेग। तो इसका मतलब क्या हुआ? अपरिवर्तित रहता है परंतु दिशा उत्क्रमित हो जाती है। ये माइनस चिन्ह प्रदर्शित करता है कि आपेक्षिक वेगों का परिमाण तो निश्चित रहा लेकिन उनकी दिशा बदल गई। मतलब पहले जो वस्तु तेज चल रही थी वो अब अपेक्षाकृत धीमी चलने लगेगी, है ना। इसीलिए B2 माइनस B1 हुआ है। तो अपरिवर्तित रहता है परंतु दिशा उत्क्रमित हो जाती है, उलट जाती है, हो जाती है। परीक्षा में यह बात भी लिखी हुई आ सकती प्रश्न के रूप में कि दिखाओ कि पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट में आपेक्षिक वेगों के परिमाण अपरिवर्तित रहते हैं परंतु दिशा उत्क्रमित हो जाती है। तो हमें बस यहां तक सिद्ध करना पड़ेगा, आगे कुछ नहीं करना पड़ेगा। या फिर प्रश्न ये भी प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। क्या एक तो ये रिजल्ट निकला, ऐसे लिखा जा सकता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। या कहें दूसरा रिजल्ट हमारा क्या है कि प्रत्यास्थ, उसमें दूसरे शब्दों में लिखा गया है प्रत्यास्थ
संघट्ट में पिंडों का उपागम, उपागम का मतलब होता है पास आने का, एक दूसरे के पास आने, पहले पास आ रहे थे ना शुरुआत में, क्योंकि U1 जो है बड़ा था U2 से, तो एक दूसरे के वो पास आ रहे थे, पास आने का, पास आने का, उपागम का मतलब पास आने का। प्रत्यास्थ संघट्ट में पिंडों का उपागम आपेक्षिक वेग, पास आने का आपेक्षिक वेग, ऐसे भी उपागम ने यूज करके लिखेंगे। प्रत्यास्थ संघट्ट में पिंडों का पास आने का अपेक्षिक वेग, वेग पृथक्करण के आपेक्षिक वेग, के आपेक्षिक वेग के बराबर होता है, बराबर और विपरीत होता है, बराबर और विपरीत होता है, माइनस चिन्ह जो लगा दिया ना, विपरीत होता है। ये रिजल्ट आया है और ये रिजल्ट के रूप में, प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि दिखाइए कि प्रत्यास्थ पूर्णतया प्रत्यास्थ संघट्ट में पिंडों का उपागम यानी पास आने का अपेक्षिक वेग पृथक्करण के अपेक्षिक वेग, उनके दूर जाने के अपेक्षिक वेग के बराबर और दिशा में विपरीत होता है, अपेक्षिक और दिशा में विपरीत होता है, दिशा में अपेक्षिक वेग बराबर और ये परिमाण में बराबर है ना। अपेक्षिक वेग के बराबर, पृथक्करण के अपेक्षिक वेग के बराबर और दिशा में विपरीत होता है। अपेक्षिक वेग का मतलब अपेक्षिक वेगों का परिमाण बराबर होता है, ये पास आने का अपेक्षिक वेग का परिमाण है, ये दूर जाने का अपेक्षिक वेग का परिमाण है। लेकिन माइनस देखिए चिन्ह विपरीत आ गया है, V1 माइनस V2 करने पर, जब यहां पर U1 माइनस U2 है तो बाद में V1 माइनस V2 ही होना चाहिए ना, तो माइनस साइन करने पर ऐसा हो पाया, नहीं तो V2 माइनस V1 था। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्यास्थ संघट्ट में पिंडों का उपागम मतलब पास आने का अपेक्षिक वेग उनके दूर जाने के अपेक्षिक वेग के बराबर होता है और दिशा में विपरीत होता है। यह रिजल्ट जो आया है इसी को प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब हम इन समीकरणों की सहायता से टक्कर के बाद पहली वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, दूसरी वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, वो निकालेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातों की विवेचना करेंगे जो कि मैंने नोट कर रखी थी। सबसे पहले समीकरण 3 से हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 से, और यहां पर हम V2 का मान निकाल रहे हैं। V2 बराबर हो जाएगा, V1 को इधर ले आ रहे हैं तो U1 माइनस U2 प्लस V1, V2 बराबर इतना का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 ये लिखी हुई है, तो M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर हो जाएगा M1 V1 प्लस M2, V2 का मान ये रखना है U1 माइनस U2 प्लस V1, ब्रैकेट खोलिए, M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 U1 माइनस M2 U2 प्लस M2 V1। अब यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि हमें V1 निकालना है, ठीक है ना, तो V1 को इधर बना रहने दीजिए, बाकी पदों को इधर भेज दीजिए। M1 U1 प्लस M2 U2, V1 निकालना है, V1 वाला पद एक ये है, एक ये है, बाकी को इधर ले आइए। तो ये देखिए माइनस चिन्ह के साथ आ जाएगा M2 U1 प्लस ये हो जाएगा M2 U2 बराबर हो जाएगा ये M1 V1 प्लस M2 V1। अब देखिए यहां पर ये जो M1 U1 लिखा हुआ है और यहां पर देखिए M2 U2, ठीक है, M1 V1 M2 U1 माइनस ब्रैकेट खोला है M2 U2 M2 V1, ठीक है ना। अब हमने देखिए यहां पर जो परिवर्तन किया है वो केवल
ये वाले टर्म जो v1 के अलावा है उनको इधर भेजा, इसको ऐसे के ऐसे उतार लिया, इसको भी ऐसे उतार लिया। ये है m2 u1 आ गया इधर, ये प्लस होकर के आ गया है, और ये तो इधर हमारा आ रहा है दाहिनी तरफ हमारा v1 कॉमन हो गया और ब्रैकेट में आएगा m1 प्लस m2। यहां पर देखिए ये दोनों जुड़ जा रहे हैं आपस में, है ना, ये वाले टर्म जुड़ जा रहे हैं। तो 2 और ये देखिए इसमें और इसमें क्या हो रहा है, u1 कॉमन हो रहा है इसमें, तो u1 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, m1 माइनस m2 ब्रैकेट में आ जाएगा u1 कॉमन हो गया, प्लस ये दोनों आपस में जुड़ गए, 2m2 u2 हो गया। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम v1 का मान निकाल दें तो ये इसको इधर भेज दीजिए, तो v1 बराबर हो जाएगा, ये दोनों के नीचे आ जाएगा, भाग हो जाएगा, इधर गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, तो m1 माइनस m2 u1 अपान m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 अपान m1 प्लस, ये समीकरण हो गई 4। इंपॉर्टेंट समीकरण है, ये क्या है, टक्कर के बाद पहले पिंड का वेग आ गया। याद भी कर सकते हैं, है ना, याद भी करना पड़ेगा कि क्या कैसे याद करेंगे, वो कुछ अपना दिमाग में बैठाइए, है ना। अब हम समीकरण इसका मान यहां पर रख देते हैं। v1 का मान आया है m1 माइनस m2 इंटू u1 अपान m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 अपान m1 प्लस m2, ये समीकरण नंबर 4 है। ठीक है, अब हम समीकरण 1 में फिर से क्या करेंगे, अभी तो v2 का मान रखा था, अब v1 का मान रखेंगे, है ना, जिससे कि v2 आ जाए। समीकरण 3 से फिर से करेंगे और समीकरण 3 से v1 का मान निकालिए, तो हमें क्या करना है, अगर v1 को इधर भेजिए जिससे कि यह धनात्मक हो जाए और ये चीज उधर भेज दीजिए। समीकरण 3 से v1 बराबर हो जाएगा v2 माइनस, इसको उधर ले जा रहे हैं u1 प्लस u2, ये मान निकल के आया v1। समीकरण 3 से v1 बराबर इतना का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए इसका मान v1 का, तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1, v1 का मान रख रहे हैं v2 माइनस u1 प्लस u2 प्लस m2 v2, तो ये हो गया m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर हो गया, ब्रैकेट खोलिए, m1 v1 v2 माइनस m1 u1 प्लस m1 u1 u2 m1 u2 m1 u1 और प्लस m2 v2। अब देखिए हमें यहां पर v2 निकालना है, तो v2 वाले टर्म देखो एक ये है और एक ये है, इनको इधर भेज दीजिए, तो m1 u1 प्लस m2 u2, इसको इधर भेजा तो ये प्लस का हो गया m1 u1, ये माइनस का हो गया m1 u2 बराबर हो गया। देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, v2 कॉमन है, इसमें v2 कॉमन है, तो v2 कॉमन ले लीजिए, m1 प्लस m2 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए कौन सी दो चीजें जुड़ जा रही हैं, ये वाली दो जुड़ जा रही है ना, तो ये हो जाएगा 2m1 u1 और इसमें क्या कॉमन है, u2 कॉमन है, प्लस हम m2 यहां बचेगा माइनस m1 यहां आ जाएगा, u2 बराबर हो गया v2 m1 प्लस m2, है ना। अब v2 का मान निकाल लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो v2 बराबर हो गया 2m1 u1 बटे m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 u2 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, पहले आ रहा था m1 माइनस m2, अब आ रहा है m2 माइनस m1, u2 यहां आ रहा था u1। ये दूसरे पिंड का टक्कर के बाद वेग है, ठीक है ना, तो ये वेग पता लग गए। अब हम कुछ यहां पर विवेचना कर देंगे और बाकी बचेगा तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब इन्हीं समीकरण को, यानी v2 का मान जो हमारा आया वो आया 2m1 u1 बटे
m1 प्लस m2 प्लस यहाँ पर आया m2 माइनस m1 इंटू u2 बटे m1 प्लस m2। ये समीकरण 5 है, समीकरण 5 आ गई। अब विवेचना करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विवेचना। तो विवेचना करने जा रहे हैं। सबसे पहले ले रहे हैं यदि पिंडों के द्रव्यमान समान है, ऐसे पिंड टकरा रहे हैं जिनके द्रव्यमान समान हैं। पहली कंडीशन है यदि पिंडों के द्रव्यमान समान हैं, समान है मतलब m1 बराबर m2 बराबर m है, तो समीकरण 4 तथा 5 से, 4 तथा 5 से m1 और m2 दोनों की जगह पर m रख दीजिए। देखिए यहां पर जब हम रखेंगे m माइनस m हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा ये पद, और यहां पर जो है क्या होगा वो देखिए। तो समीकरण 4 में पहले रख रहे हैं, बराबर हो जाएगा m माइनस m u1 अपान m प्लस m प्लस 2m u2 अपान m प्लस m। तो देखिए ये तो कट गया, पूरा शून्य हो गया। ये हो गया v1 बराबर हो गया 2m u2 अपान 2m, कट गया, v1 बराबर हो गया u2। इसी प्रकार समीकरण 5 से देखिए, ये 4 से हमने किया है, यहाँ पर 5 से देखिए। 5 में भी वही m1 इक्वल टू m2 रख दीजिए, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो v2 बराबर आ जाएगा, ये 2m हो जाएगा, नीचे भी 2m है, v2 बराबर हो जाएगा u1 के। तो ये रिजल्ट आया, यानी v1 टक्कर के बाद पहला पिंड दूसरे पिंड के प्रारंभिक वेग से चलने लगेगा, और दूसरा टक्कर के बाद पश्चात दूसरा पिंड पहले पिंड के प्रारंभिक वेग से चलने लगेगा। अर्थात ये निष्कर्ष लिखा हुआ है यदि पिंडों के द्रव्यमान समान हैं, यदि निष्कर्ष क्या निकला, पिंडों के द्रव्यमान समान हैं, तो टक्कर के पश्चात उनके वेग परस्पर बदल जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। यह निष्कर्ष निकला। टक्कर के बाद पहला पिंड का वेग जो होगा दूसरे पिंड के प्रारंभिक वेग के बराबर होगा, और टक्कर के पश्चात दूसरे पिंड का वेग जो है वो पहले पिंड के प्रारंभिक वेग के बराबर हो जाएगा। ये निष्कर्ष निकला है। अब देखिए अगली कंडीशन है, कंडीशन मैंने लिख रखी है, यदि पिंड बी संघट्ट से पहले स्थिर हो, यदि पिंड बी जिसका द्रव्यमान m2 है, संघट्ट से पहले, टक्कर से पहले स्थिर है, ठीक है। तो स्थिर है का मतलब u2 बराबर है 0 के। फिर से समीकरण 4 पे पहुंच जाइए, है ना। तो समीकरण 4 से m2 का वेग u2 था, वो 0 था, तो u2 कहां आया, ये आया, तो ये वाला पद जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि u2 0 है। तो b1 का मान आ जाएगा, b1 बराबर हो जाएगा m1 माइनस m2 इंटू u1 बटे m1 प्लस m2। ये समीकरण हो गई 6। और b2 बराबर हो जाएगा, देखिए हमें यहां पर u2 को 0 करना है, तो ये वाला पद 0 हो गया, ये हो जाएगा 2m1 u1 बटे m1 प्लस m2। ये समीकरण नंबर 7। अब हम इसमें फिर से कंडीशन लगा देंगे, क्या, यदि पिंडों के द्रव्यमान समान है, यदि पिंडों के द्रव्यमान समान है, m1 बराबर है m2 के, तो देखिए समीकरण 6 से क्या होगा रिजल्ट, 6 से v1 बराबर हो जाएगा
m1 समान है और ये बराबर m के है, तो m माइनस एम इंटू u1 बटे m प्लस एम, तो ये हो गया शून्य, यानी b1 जो है वो शून्य है। और समीकरण 7 से देखिए, यहां पर रखिए, है ना, तो समीकरण 7 से जो है v2 बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान समान रखना है, 2m1 कर दीजिए, इसको भी m1 ही कर दीजिए, तो 2m1 और ये हो गया u1, इसको m1 कर दिया, इन दोनों को m1 कर दिया, है ना, या m कर दीजिए, कोई कर ये, तो ये कट गया, तो v2 बराबर हो गया u1। ये स्थिति क्या है जरा समझो, कि दो समान पिंड जो हैं, समान द्रव्यमान के पिंड जब आपस में टकराते हैं, है ना, और तो क्या होता है कि जो पहला पिंड पहले क्या है, स्थिर है, पहला पिंड स्थिर नहीं, दूसरा पिंड स्थिर माना गया है, है ना। तो अभी समीकरण जो हमने मिटाई है वो क्या थी, v1 बराबर था m1 माइनस m2 इंटू u1 अपान m1 प्लस m2, ये हमारी समीकरण नंबर 6 थी, और v2 बराबर थी 2m1 u1 अपान m1 प्लस m2, ये समीकरण 7 थी। तो देखिए इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकला, ये कोई पिंड है, ये बी पिंड है, इससे कोई पिंड समान आकार का पिंड जो है टकराता है, ये स्थिर है, तो टकराने के पश्चात ये वाला था, टकराने के पश्चात ये स्थिर है, समान द्रव्यमान है, टकराने के पश्चात ये क्या हो गया, इसका वेग शून्य हो गया, मतलब ये रुक गया पहला पिंड, और दूसरा पिंड जो था बी वो इसके वेग से, प्रारंभिक वेग से चलने लगा। अतः निष्कर्ष लिखे, टक्कर के बाद पिंड ए इसका द्रव्यमान m1 है, स्थिर हो जाता है, और पिंड ए के प्रारंभिक वेग से चलने लगता है, v2 बराबर u1, पिंड ए के प्रारंभिक वेग u1 से चलने लगता है, ये निष्कर्ष निकल करके आया, है ना, यानी ये जो स्थिर था वो तो चलने लगा, और जो चलता हुआ आ रहा था, जो गतिमान था, वो स्थिर हो गया टक्कर के बाद। अब बी कंडीशन इसी की कंडीशन है, हम बार बार 6 और 7 का प्रयोग करेंगे। अब हम निकाल रहे हैं बी, यदि स्थिर पिंड का द्रव्यमान बहुत बड़ा है, बी पार्ट है, यदि स्थिर पिंड बी का द्रव्यमान m2 बहुत बड़ा है m1 से, तो देखिए समीकरण क्या 6 से। अब हम क्या करेंगे, यहां पर m1 को शून्य मान लेंगे, ठीक है, तो v1 बराबर हो जाएगा, देखिए उसमें रखिए, रिजल्ट आ जाएगा माइनस m2 u1 बटे m2, तो m2 कट गया, तो v1 बराबर हो गया माइनस u1, ये समीकरण 6 से आया। समीकरण 7 देखिए, समीकरण 7 में m1 को शून्य रख दीजिए, तो ये जो है v2 क्या हो जाएगा, m1 बराबर शून्य रखिए, तो v2 बराबर हो जाएगा शून्य। इसमें m1 का मान शून्य रख दिए, तो ये हो जाएगा पूरा शून्य, v2 शून्य हो गया। यानी ऐसा है, यदि कोई बहुत बड़ा पिंड स्थिर अवस्था में है ना, और उससे एक छोटा सा पिंड टकराता है, ये पिंड बी है, और ये एक छोटा सा पिंड जो है ए, ये m2 है, इससे टकराता है, तो रिजल्ट क्या आता है, देखिए रिजल्ट जो है v1 क्या करेगा, v1 किसका वेग है, पहले पिंड ए का वेग है v1, टक्कर के बाद पिंड ए का वेग है v1, ये पीछे लौट जाएगा, माइनस u1, मतलब जिस वेग से ये u1 वेग से जा रहा था, टक्कर के बाद ये ऐसे लौटेगा, क्योंकि माइनस u1 हो जाएगा इसका v1, इस पिंड का टक्कर के पश्चात ये वापस लौटेगा। और दैनिक जीवन में भी हम समझ सकते हैं, टकराने के बाद क्या होता है, बहुत भारी पिंड से कोई टकरा रहा है तो लौटता है पीछे की तरफ, और वो वाला पिंड अपनी जगह से हिलता तक नहीं है,
V2 हिलेगा भी नहीं और ये पहले वाला पिंड जो गतिमान था वो अपने प्रारंभिक वेग से उलट करके वापस आ जाएगा। तीसरी लास्ट कंडीशन है, यदि m1 बहुत बड़ा है m2 से, तो समीकरण 6 से, समीकरण 6 में m2 शून्य रखिए, m2 को शून्य रखिए क्योंकि अब m1 बहुत बड़ा है, तो v1 बराबर हो जाएगा m1 u1 बटे m1, है ना। v1 बराबर हो गया u1, मतलब अब की बार जो है पिंड a बहुत बड़ा है और b छोटा सा है, ये सिचुएशन है। तो टक्कर के पश्चात ये u1 वेग से जा रहा था, टकरा रहा था, तो ये अंतिम वेग भी टक्कर के बाद भी वेग इसका बदलेगा नहीं, v1 बराबर u1 ही रहेगा, मतलब इस टकराएगा और सीधा चलता चला जाएगा, है ना। तो ये रिजल्ट निकला और समीकरण 7 से v2 बराबर हो जाएगा, m2 को हम शून्य रख रहे हैं 2 m1 u1 बटे m1, तो देखिए ये कट गया m1, v2 बराबर हो जाएगा 2u1, यानी जो छोटा सा पिंड है वो उसका वेग इसके वेग का, पिंड ए के वेग का दुगने वेग से चलने लगेगा। टक्कर के पश्चात दूसरा पिंड, हल्का वाला पिंड जो बी है, वो पहले वाले पिंड, गतिमान पिंड के दुगने वेग से चलने लगेगा। ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी पहला पिंड जो गतिमान है, जिसका द्रव्यमान बहुत बड़ा है, ज्यादा है, तो वो बिना अपना वेग परिवर्तित किए टक्कर के बाद पश्चात उसी वेग से चलता रहेगा, और दूसरा वेग पिंड जो कि बहुत छोटा सा था, टक्कर के पश्चात इसके गतिमान पिंड के दुगने वेग से चलने लगेगा। ये निष्कर्ष यहां पर निकल गया। तो उम्मीद है कि आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो समझ में आया होगा। तैयारी करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।